कल ये इंटेंशन और इसमें कोई आपको एसेंशियल एलिमेंट्स में कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। एसेंशियल एलिमेंट्स में कोई डाउट हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और ये हमने वैसे परसों किया नो था, सर। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने बेनिफिशियरी के बारे में पढ़ा था, इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, ट्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा था। कल एस्टॉपल को लेके कुछ कंफ्यूजन था, मैं एक बार और उसको एस्टॉपल के कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं अगर आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये बैठ सकता है कि ए, जो ए है, आप समझ लीजिए कि ए एक ब्रोकर है, उसने बी से कांटेक्ट किया कि मैं आपको सी का मकान दिलवा दूंगा, आप बताइए क्या आप खरीदने को रेडी हैं। बी ने ये बोला कि ठीक है, मैं सी का मकान परचेज करने को रेडी हूँ, आप तो उससे प्राइस का पूछें, मैं रेडी हूँ। ए ने सी से बात करी कि आप बताइए कि आप अपना मकान बेचने को रेडी हैं। सी ने ये बोला कि ठीक है, मैं मेरा मकान बेचने को रेडी हूँ और मैं फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का प्राइस कोट करता हूँ, 10 लाख में मुझे मेरा मकान बी को मैं बेच दूंगा। अब होता यह है कि बी ने जब सी के पास भी गया मकान को परचेज करने के लिए, तो सी ने बोला कि मैं अपना मकान बेचने को रेडी नहीं हूं, और उससे 10 लाख रुपए सी ने ले लिए और बोला है कि मैं बाद में मकान बेचूंगा, आज तो मैं अपना मकान नहीं आपको बेचता। एक तरीके से सी ने उसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसका अमाउंट रख लिया और उसको पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया। अब बी को सूट फाइल करना है। अब आप ये मुझे बताइए कि जो सेल और परचेज का एग्रीमेंट था, या एक तरीके से मैं कहूँ, अभी हम एग्रीमेंट की स्टेज पे ही रहते हैं, वो किसके ऊपर साथ था? बी इस ट्रांजेक्शन के अंदर बायर था और सी इस ट्रांजेक्शन के अंदर सेलर था। लेकिन बी ने सी का घर जो परचेज करने की सोची, वो किस ग्राउंड पे सोची थी? कि जब ए ने उसको बोला था कि वो मकान ए बेचने को कि सी अपना मकान बेचने को रेडी है, तो इसमें देखा जाए तो ए के कहने पे बी ने सी का मकान परचेज किया, बिकॉज ए इसके अंदर एक तरीके से मीडिएटर एक्ट कर रहा था। ए के कहने पे बी ने वो मकान सी से परचेज करने को रेडी हुआ। अब जब सी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और पोजेशन देने से मना कर दिया, तो अब बी के पास सूट फाइल करने का अधिकार है सी के खिलाफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। लेकिन बी इसके साथ साथ ए के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकता है। बी इसके साथ ए के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज इसमें ए इनडायरेक्टली पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का बना हुआ था। एक एग्जांपल में इसी एग्जांपल से और क्रिएट करके बताता हूं। सपोज करिए कि बी और सी में सेल एंड परचेज की बात हो गई। 10 लाख के अंदर बी ने सी को 10 लाख रुपए दे दिए, सी ने बी को मकान दे दिया। लेकिन बी ने ए को ये बात बोली थी कि अगर सी अपना मकान मुझे बेच देगा तो मैं आपको ब्रोकरेजशिप दूंगा, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है, वो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए में आपको ब्रोकरेज दूंगा इस पूरे ट्रांजेक्शन में। अब बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। कायदे से कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में हुआ था ना, ए तो इसकी पार्टी नहीं था। बी ने को बोला था कि अगर ये ट्रांजेक्शन हो जाती है तो मैं आपको 50,000 रुपए की ब्रोकरेज दूंगा। तो इस केस में ट्रांजेक्शन चाहे बी और सी के बीच में हुआ था, लेकिन ए इसके अंदर बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ एस्टॉपल। कायदे से ए इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था, लेकिन एस्टॉपल के कंसेप्ट की वजह से ए सूट फाइल कर भी सकता है और ए के अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता है, बिकॉज ए के स्टेटमेंट के ऊपर बी ने एक्ट किया। अब आपको क्लियर हुआ एस्टॉपल का कंसेप्ट, ये बताइए मुझे। यस यस सर। सर। ठीक है, अब तो क्लियर है, कल डाउट थे इसके सर अंदर। इसमें सर एक ट्रस्ट वाला भी बता दो, फर्स्ट पॉइंट। ट्रस्ट का आयुषी क्या होता, अपने विशाखा, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक एबीसी नाम की ट्रस्ट है। कायदे से क्या होता है कि हमेशा पार्टीज ही आपस में सूट फाइल कर सकती, लेकिन आप समझ लो कि ए बी सी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया फॉर एग्जांपल रामलाल के साथ, कि सपोज वो जो ट्रस्ट की बिल्डिंग थी उसके अंदर रेनोवेशन का काम करना था, ठीक है। और रामलाल नाम के एक व्यक्ति की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एबीसी ट्रस्ट एंड रामलाल कंस्ट्रक्शन फर्म के बीच में कि आप एबीसी ट्रस्ट की बिल्डिंग का रेनोवेशन करेंगे या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब अगर एबीसी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और रामलाल नाम की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एबीसी के रेनोवेशन का काम नहीं करती है,
तो ऐसे केस में क्या होता है कि कायदे से केवल एबीसी का ही अधिकार था सूट फाइल करने का, क्योंकि एबीसी पार्टी था, प्रिवी टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, लेकिन एबीसी कायदे से एक लिविंग पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, हमने जिसे कहते हैं कि लीगल आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर रखी है अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करने हो। लेकिन ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रस्टीज, और अगर इसके 11 ट्रस्टीज हैं तो इन 11 के 11 ट्रस्टीज के पास राइट है रामलाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करने की। कायदे से सूट फाइल एबीसी को करना था, एबीसी सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन एबीसी जो है वो एक तरीके की आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, या मैं बोल दूं जो एक लीगल पर्सन नहीं है। ठीक है, लीगल पर्सन मतलब उसकी एक लीगल कोई एक लिविंग पर्सन वो नहीं है सूट फाइल करने के लिए, वो रिप्रेजेंट करी जा रही है। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट रिप्रेजेंट की जा रही है लोगों के द्वारा। अब क्लियर हुआ आपको? यस सर। सर पर कंपनीज के नाम पे भी तो केसेस होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो विशाखा, कंपनीज के नाम पे भी केसेस होते हैं, लेकिन कंपनी खुद थोड़ी ना आ रही है, कंपनी के लीगल एडवाइजर्स आते हैं, या कंपनी के एमडी ने किसी एक्स आदमी को अपॉइंट कर रखा है कि आप हमारे केसेस को रिप्रेजेंट करोगे। तो उस केस में क्या हो रहा है, अब मैं ट्रस्ट का एग्जांपल क्यों दिया, अब ट्रस्ट क्या एक आदमी की नहीं है, वहां पे एक से ज्यादा लोग हैं, तो वो सारों के पास बराबर का अधिकार होता है। जहां कंपनी कह रहे हो, कंपनी का तो एक मालिक होता है, अब वो मालिक किसी और को अपॉइंट करता है कि आप इस केस में जाके रिप्रेजेंट करो। ज्यादातर कंपनीज के लीगल एडवाइजर्स होते हैं, वहां प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट तो रहेगा, वहां प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर सिंगल ओनर है और सिंगल कंपनी है। ट्रस्ट का क्या है, जहां पर एक से ज्यादा मालिक हैं, उसके एक से ज्यादा लोगों के पास उस ट्रस्ट के अंदर राइट है, एक आदमी के पास नहीं है। कंपनी का कंसेप्ट अलग है। कंपनी ओके के सर। कंसेप्ट के लिए तो आपका वो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस आता है कंपनी लॉ के अंदर, अभी आपने शायद कंपनी लॉ पढ़ा नहीं होगा, उसके अंदर सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस है, जहां पे पर्सन को और कंपनी को डिफरेंशिएट करके बता रखा है कि ये दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है, वो अलग कंसेप्ट चला गया। अभी हम यस ट्रस्ट सर। के ऊपर बात रखते हैं। ट्रस्ट के अंदर हमारा ये समझना है कि अगर ट्रस्ट में एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा है, तो सबके पास राइट है सूट फाइल करने का, ना कि केवल एक के पास। ठीक है, ओके सर। यस सर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यस। हम आगे पार्टीशन देख लिया, एस्टोपल देख लिया। सर ये एस्टॉपल को हाँ, समझाने के लिए कोई केस लॉ है जिससे थोड़ा बेटर और समझ आ जाए पढ़ने पे? एस्टॉपल का केस मैम, आप एविडेंस में मैं आपको समझाऊंगा, भी यहाँ पर मैं लाना नहीं चाह रहा क्योंकि फिर एविडेंस के कुछ ओके चीजें और आ जाएंगी। आप ओके। एस्टॉपल का कंसेप्ट जो है मैम, एसेंस अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, तो एस्टॉपल का एसेंस ये है कि जहां पर एक आदमी के कहने पे दूसरा आदमी विश्वास करके कोई काम कर देता है, अब जिस आदमी के विश्वास पे वो काम किया गया है, वो उस विश्वास से डिनाई नहीं कर सकता है कि मैंने तो ये आपको ऐसे ही कह दिया था। अगर कोई आदमी किसी की बात पर विश्वास करके कोई काम कर देता है, तो जिस आदमी ने वो विश्वास जागृत कराया था, वो मना नहीं कर सकता है कि मैंने आपको विश्वास ऐसा दिया था। वो एस्टॉपल का कंसेप्ट है। मैंने इसलिए शुरू में ये एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को ये बोला कि मैं आपको सी की लैंड मकान परचेज करवा सकता हूं, आप बोलो परचेज करने को रेडी हो क्या? सी ने बोला कि ठीक है मैं परचेज, बी ने बोला कि ठीक है परचेज करने को रेडी हूं, आप बात करो। अब इसमें ए मीडिएटर था। अब दोनों केसेस के अंदर आज अगर ये होता है कि सी अपने कॉन्ट्रैक्ट को से ब्रीच कर जाता है, सी लैंड का पोजेशन बी को ट्रांसफर नहीं करता है, इस केस में क्या होता है कि बी सी के खिलाफ तो सूट फाइल कर ही सकता है, वो ए के खिलाफ भी फाइल कर सकता है। ठीक है वैसे ठीक है हाँ, ठीक है ना मैम? ठीक है ठीक है। आई गॉट द कौन पॉइंट। ठीक है। हाँ ठीक है मैम। कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें? सर एक बार असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बता दो। बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ आयुषी। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, जब एक आदमी ने अपना डेट जो था वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया कि मेरे बिहाफ पे आप इस डेट को रिकवर कर लो। जैसे मैंने आपको कल जो एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल एक बार वापस देता हूं कि ए ने बी को 10,000 रुपए दिए। ठीक है, ये हम 100 रुपए एक बार इजी रखते हैं, एग्जाम्पल को 100 रुपए दिए, और बी को ये बोला कि आपको ये मुझे पैसा 1 साल के अंदर रिटर्न करना है। बी ने बोला ठीक है मैं रिटर्न कर दूंगा। अब बी ने वो 1 साल के अंदर पैसा रिटर्न नहीं किया, और बी को फॉर एग्जाम्पल जाना है फॉरेन। तो बी सी से मिला और बोला कि देख ए तुम्हारा दोस्त और मुझे से 100 रुपए का मेरे पैसे निकलवाने, वो ए ने सी से ये बात करी कि मुझे बी से 100 रुपए लेने, अब ये 100 रुपए दे नहीं रहा, मैं क्या करूं तुम बताओ। तो ए ने ये बोला, सी ने ये बोला कि आप चिंता मत करो, आप मेरे से 100 रुपए ले लो, आप मेरे से 100 रुपए ले लो, और अब
जो बी आपको 100 रुपए देने वाला था वो मैं बी से ले लूंगा। आपकी तो उधारी पूरी कर दी मैंने 100 रुपए देके, अब आप मुझे अपना डेट मुझे ट्रांसफर कर दो और ए को ये बोल दो कि अब जो पैसा वो आपको देने वाला था वो पैसा मुझे दे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो पैसा बी ए को देने वाला था, जो पैसा बी ए को देने वाला था, अब बी सी को दे दिया, ये होता है। तो ए ने क्या किया, ए ने अपना जो डेट था, पैसा लेने का अधिकार जो बी से जागृत हो रहा था, उसका जो अराइज हो रहा था, वो ए ने सी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो राइट ट्रांसफर करने का पार्ट है वो कहलाया जाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरी तरफ भी हो सकता है कि अगर बी जो बी था, बी को 100 रुपए ए को देने थे और बी को सी बी को 100 रुपए देने वाला था, तो अब बी क्या कहेगा, बी डायरेक्ट सी को कह देगा कि मेरे बिहाफ पे तुम मुझे पैसा तो दो मत और तुम ए को पैसा दे दो। जो पैसा सी बी को देने वाला था अब वो पैसा सी ए को दे देगा। तो ए अपना डेट भी ट्रांसफर कर सकता है और बी अपना क्रेडिट भी ट्रांसफर कर सकता है। दोनों ही केसेस में वो कंसेप्ट कहलाता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लियर हो गया? ये सर क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर चीज नहीं समझ में आती है 4-5 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलिए, ये हमारा कल का था। हमने ये वाला, ये चिन्नैया वर्सेस रमैया और डटन वर्सेस पूले, आपको केस क्लियर हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमने एक्सेप्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल एक्सेप्टेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस हमेशा वो ही व्यक्ति दे सकता है जिसको प्रपोजल दिया जाता है। जिसको प्रपोजल दिया जाता है वही अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। और कल हमने ये भी देखा था कि जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, ये कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने मिरर इमेज रूल के बारे में भी डिस्कस किया था कि मिरर इमेज रूल ये कहता है कि जैसा ऑफर, जैसा प्रपोजल है वैसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कि अगर मैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को सामने रख दूं तो वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बननी चाहिए। मतलब इतना उनमें 19-21 का फर्क भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं मिरर इमेज रूल। मैंने बताया था इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है, लेकिन कई बार किन्हीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चीज पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्सेप्टेंस जो होती है उसका अगर आपको मोड प्रिस्क्राइब कर रखा है। अब एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग क्या रूल्स होते हैं हम इनको आज पढ़ते हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जो सबसे पहला रूल आता है वो रूल ये आता है कि एक्सेप्टेंस का अगर मोड प्रिस्क्राइब कर रखा है कि किस मोड के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस हमेशा उसी मोड में होगी। कल आपको मैंने एग्जांपल दिया था सेक्शन 7 का सब क्लॉज 2 का, जिसके अंदर अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को मोड प्रिस्क्राइब कर रखा है, अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को मोड प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आप इसी मोड के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस मुझे देंगे, और अगर प्रॉमिसी उस मोड से एक्सेप्टेंस प्रॉमिसर को नहीं देता है, तो प्रॉमिसर एक बार प्रॉमिसी को बताएगा कि आपने जो एक्सेप्टेंस दी है वो एक्सेप्टेंस मान्य नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक्सेप्टेंस का अलग मोड बताया था और आपने मुझे अलग मोड से एक्सेप्टेंस दी है। अगर एक बार के बताने के बाद भी प्रॉमिसी अगर वो मोड से अपनी एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट करता है, तो प्रॉमिसर उसको एक्सेप्टेंस मान लेता है, लेकिन वो एक बार उसको बताता जरूर है। ये चीज कहां लिखी हुई है? ये चीज आपकी लिखी हुई है सेक्शन 7 के अंदर। ये मैंने कल दिखा दी थी, एक बार वापस दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये आपको आइडिया है? सर दिखा दीजिए। हाँ, अभी दिखा देता हूं। ये देखिए, सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है, बस इसमें हमें सब क्लॉज 2 सेक्शन 7 का पकड़ना है। देखो मैं आपको जूम कर देता हूँ। अब देखिए, इसको समझिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अभी हम इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस। प्रपोजल से प्रॉमिस कब बनता है? प्रपोजल से प्रॉमिस तभी बनता है जब एक्सेप्टेंस प्रपोजल को दी जाती है। ये चीज हमें पता है, हमने सेक्शन 2B के अंदर ये बात पढ़ी हुई है। द एक्सेप्टेंस मस्ट, अब एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? पहला पॉइंट एक बार आप छोड़ दो, मैं भी आपको बताऊंगा। हम सेकंड पॉइंट से आते हैं। बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। सबसे पहले आपका एक्सेप्टेंस का जो देने का तरीका है वो हमेशा यूजुअल, ऐसा वे होना चाहिए जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज किया जाता है, या तो वो या रीजनेबल मैनर में। मैंने आपको कल गर्दन हिला के ऐसे कह दिया, अब ये एक्सेप्टेंस यूजुअल मैनर में है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। अगर भी जैसे बताऊं, बहुत बड़ा कोई गोडाउन है और वहां पर
जैसे अनाज का गोडाउन और वहां पे 100-200 लोगों की ली है और वो बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गेहूं परचेज लेने का, तो वहां पर अगर जनरली ऐसे गर्दन के इशारे से कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वो एक्सेप्ट की जाएगी, वो एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर इसने मोड नहीं बताया है। जहां पर यूजुअली एक्सेप्टेंस दी जाती है और वो रीजनेबल मैनर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जनरली एक्सेप्ट लीजिए कि आप, कि हाँ मुझे आपका ऑफर कबूल है, ये तो है जनरल। लेकिन अगर यूजुअल मैनर में, जैसे बहुत बड़े बिजनेसेस के अंदर, या जैसे मैंने आपको बताया जहां की उनमें दोनों में एजुकेशन नहीं है, वो केवल एक आम अपने जो जेस्चर से ही अपना ऑफर और कम्युनिकेशन देते हैं और एक्सेप्टेंस देते हैं, तो सेंस में उन्होंने आके दी है तो वो भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, लेकिन वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर के अंदर होनी चाहिए, पहली चीज। सेकेंड, प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल के अंदर मैनर डिफाइंड है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को ये बात कि मैं आपसे सीमेंट के बैग्स परचेज करना चाहता हूं, आप मुझे प्राइस बताइए। बी ने प्राइस ये बताई कि मैं आपको 1 लाख के अंदर 100 सीमेंट बैग्स दे दूंगा। ये बोला कि देखिए, मुझे आपका 1 लाख में ऑफर कबूल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भी इस ऑफर को कबूल करते हो तो आप अभी मुझे 100 बैग्स, 10 बैग्स एडवांस में भेज। तो उसने अपना एक्सेप्टेंस का मोड क्या बता दिया, उसने एक्सेप्टेंस का मोड ये बता दिया कि आपको पहले 10 सीमेंट के बैग भेजने पड़ेंगे। लेकिन डी ने वो मोड, बी ने लेटर, टेलीफोन या ईमेल के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। मतलब जिस मोड पे प्रॉमिसर ने कही थी उसको छोड़कर उसने सारे मोड से एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन उस मोड से एक्सेप्टेंस नहीं प्रॉमिसर ने मांगी थी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है हम वो देखते हैं। इफ द प्रपोजल मैनर इन विच इट इज टू एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं हुई, मतलब उसने 10 सीमेंट के बैग्स देके अपने उस ऑफर के रिगार्डिंग नहीं, द प्रपोजल में देखिए यहाँ पर वर्ड में है, मैंने फिर बताया था यहाँ पर डिस्क्रिशन है, वो बाउंड नहीं है, उसका क्या है प्रपोजल का कि वो चाहे विद इन अ रीजनेबल टाइम, सीमित समय के अंदर, आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, जब उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, उसको एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट, जैसे ईमेल के थ्रू हुई, टेलीग्राम के थ्रू हुई, लेटर के थ्रू हुई, मतलब जिस मोड से उसने प्रॉमिस, इन सारे केसेस के अंदर क्या होगा, वो इंसिस्ट करेगा, वो इंसिस्ट करेगा प्रपोजल शैल बी एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब मैनर ओनली। प्रॉमिसी को वो बोलेगा कि आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस इस एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब पीरियड प्रिस्क्राइब दो, लेकिन अगर वो प्रिस्क्राइब अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो प्रॉमिसर फिर उसी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस कंसिडर कर लेगा, एंड नॉट अदरवाइज, बट इफ ही डू सो ही एक्सेप्ट्स द। बताइए, ये क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको, कोई डाउट है? सर साइलेंस एक्सेप्ट होता है। अभी आऊंगा मैं उस पे अपने आयुषी, वो मैं आपको फ्रॉड के साथ बताऊंगा, अभी मैं उसको भी आगे ले रहा हूँ, साइलेंट पॉइंट आएगा, अभी पूछना चाहता तो अभी बता देता हूँ। साइलेंस भी एक्सेप्टेंस हो सकता है, लेकिन वो किस केस में होता है कि जब प्रॉमिसर ने क्वेश्चन, आपको प्रॉमिसर ने ऑफर ये दी है 100 सीमेंट बैग्स वाला ही देता हूँ, कि दो व्यक्ति ए और बी आमने सामने खड़े हुए हैं, ए ने बी को ये बोला कि मैं आपसे 100 सीमेंट बैग्स पहुंचना चाहता हूँ, बी ने ये, ए ने साथ ऑफर में ये बोल दिया कि अगर आप 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मान लूंगा कि आपका मेरे ऑफर को। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे भी साथ का सब क्लॉज बी ही लगा, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्टेंस का मैनर बता दिया। एक्सेप्टेंस का मैनर क्या बताया कि आप आप रहना है, अगर आप 10 मिनट तक चुप रहोगे तो मान लूंगा मैं कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये साइलेंस वाला जो कंसेप्ट है, जहां हम ये सेक्शन 17 के साथ हैं, जहां पर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, वो वहां पर भी साइलेंस आता है, लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस को यहां पर देखें तो ही एक्सेप्टेंस हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉमिसर ने ये चीज बोली हो प्रॉमिसी को कि आपका साइलेंस रहना इस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस हो। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो शांत खड़ा हुआ है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, और उसका अगर वो चुप खड़ा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि मेरे चुप रहने से प्रॉमिसर अपने बात को समझ जाए कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉमिसर उसको मैनर बताएगा, प्रॉमिसर ने मैनर क्या, सर ने उसको मैनर ये बताया कि
अगर 10 मिनट तक चुप रहोगे तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्लियर हुआ आयुषी? यस सर, क्लियर है। और अपने इसको पढ़ लेंगे साइलेंस वाले को। और आप में से किसका डाउट हो मैम बताइए, कोई डाउट और है? इसमें ये क्लॉज इन द रीजनेबल टाइम स्पेसिफाइड होता है या ये मतलब दिस इज रिटन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और इट इज जस्ट इन जनरल? मैम जो दोनों रीजनेबल टाइम मतलब मैम देखिए, जैसे अगर अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स का है, जैसे व्हीट का है या फ्लावर्स का है या प्लांट जो पेरिशेबल नेचर का है, तो यहाँ पर रीजनेबल टाइम क्या होगा कि उन फ्लावर्स की या उन कोई भी प्लांट्स हैं या कोई व्हीट है, उन जो एक पर्टिकुलर के वो 10 दिन के बाद खराब हो जाते हैं। तो अब आपको अगर वो चीज परचेज करनी है तो आपको 10 दिन से पहले एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ टाइम फिक्स नहीं किया, क्योंकि कितने भी टाइप के हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज कितने भी टाइप की हो सकती है। इन्होंने यहाँ पर यहाँ वर्ड यूज कर दिया रीजनेबल, कि जो उस ट्रांजेक्शन प्रॉपर टाइम पीरियड लगे। तो यही आपका, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन आ जाए टाइम का कि मकान परचेज करना है, तो एक्सेप्टेंस 1 महीने बाद सकती है, एक्सेप्ट 2 महीने बाद भी दी जा सकती है, अनलेस एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड स्पेसिफाई ना किया गया। अभी हम और भी आगे पढ़ेंगे कि कई जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट जब प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट देता है प्रॉमिसी को, तो वो टाइम पीरियड भी मेंशन कर देता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आप 1 हफ्ते के, तो मैं मान कि इस कॉल को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, उसके अंदर उस ट्रांजेक्शन देखते हैं कि यहाँ पर रीजनेबल टाइम पीरियड क्या था। जैसे अगर कोई फिक्सचर्स की बात है, जैसे कोई आपका जैसे चलूं कोई भी चेयर का कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या टेबल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर हम इसमें एक्सेप्टेंस 10 या 20 दिन बाद भी दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही कोई एनिमल्स की ट्रेड है, जैसे ये कई बार हॉर्स परचेज करना या कोई पेट परचेज करना, ये परचेज करने, तो यहाँ पर इनका टाइम लिमिट को 10 से 15 दिन के अंदर इन परचेज कर लेना है। या जैसे व्हीट की बात है या फ्लावर्स की बात है या प्लांट्स की बात है जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, वहां पर टाइम का ज्यादा क्वेश्चन ऑफ जाता है कि वहां पर फिर रीजनेबल टाइम हम कंसिडर करते हैं। इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा टाइम रहेगा। ठीक है ना? एंड जस्ट एक ये हाँ जी। सो यहाँ लिखा है कि प्रॉमिसर को इंसिस्ट करना टू द प्रॉमिसी कि तुम एक्सेप्ट करो जैसे बोला गया था। हाँ जी मैम। इफ नॉट, अगर उसने वैसे ही एक्सेप्ट नहीं किया तो यूं भी एनी हाउ लेते हैं कि एक्सेप्टेंस हो गई। वो तो ये क्लॉज डालने का फायदा क्या हुआ? इस क्लॉज डालने का ये फायदा हुआ कि प्रॉमिसर एक बार उसको जरूर बताएगा। हो सकता है कि प्रॉमिस जब वो एक्सेप्टेंस दी तो वो भूल गया था कि एक्सेप्टेंस का कोई मोड भी प्रिस्क्राइब कर रखा था। प्रॉमिस ये बात भूल गया था कि एक्सेप्ट मोड भी प्रिस्क्राइब, एक बार उसको बताता है कि देखो मैंने जब आपको ऑफर दिया था तो उसके अंदर मैंने आपको मैनर भी बताया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उसी मैनर दो। लेकिन प्रॉमिस ही कह के मुझे उसमें नहीं देनी, मैंने आपका ऑफर कबूल लिया ना, अब आप उसको कबूल मानो, अब ये मैनर वैनर को आप साइड में रखो। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रॉमिसर उसी प्रॉमिसी ने जिस तरीके से बोला प्रॉमिसर उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। वो केवल उसको एक इंटीमेट उसने बोला कि उसको ना भी बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बता दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं एज एन न्यू पर्सन ये जा रही थी कि इसका ना स्टिक करने का या स्टिक करने का लीगल इम्प्लीकेशन कोई बहुत मेजर आता है क्या? ना लीगल इम्प्लीकेशन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता तो यहाँ पर ये चीज क्लियरली मेंशन होती मैम कि प्रॉमिसी को उसी मैनर में, यहाँ पर कि प्रॉमिसर हैज कैन ओनली एक्सेप्ट द प्रॉमिस इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉमिसर बाय नॉट अदर वे। लेकिन यहाँ इस बात लिखी है कि वो अपना और तरीके से कर सकता है और प्रॉमिसर उसको एक बार इंटीमेट कर देगा कि आप इस तरीके से करें, तरीके से करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू। चलिए वेलकम। चलिए अब हम वापस अपने आते हैं। और किसका डाउट हो तो आप मुझे बताइए। शुभांकर, शिवम क्लियर है? शुभांकर
क्लियर है? शिवम क्लियर है सर। क्लियर है? रेणुका गुड। यस रेणुका सर। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है जो भी हम डिस्कस कर ही रहे थे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ द टाइम विद इन रीजनेबल टाइम। अभी जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर पेरिशेबल नेचर का गुड है तो उसके अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आप 15 दिन के अंदर या फॉर एग्जांपल 72 आवर्स में अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है, और अगर आप 72 आवर्स में अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो मैं आपने ऑफर को रिजेक्ट किया है। तो जहां पर टाइम पीरियड मैंने मेंशन कर दिया तो आपको विद इन टाइम पीरियड ही आपको करना है। अदरवाइज अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो हम रीजनेबल टाइम देखते हैं, वो ट्रांजेक्शन क्या टाइम डिमांड करता है। अगर ट्रांजेक्शन के अंदर 15 दिन या 20 दिन का टाइम पीरियड दिखता है तो आप इसके अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। अगर टाइम पीरियड मेंशन है तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी है, अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम में देनी। ठीक है, जैसे अगर बिल्डिंग का मामला था, मैंने हाउस परचेज करने का मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपना हाउस परचेज सेल करने को रेडी हूं, जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे। अब आप मुझे 10 साल बाद कर रहे हो कि जी आपने ऑफर दिया था, मैं उसकी एक्सेप्टेंस करना चाहता हूं, तो इट इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। आप महीने में मुझे कर सकते थे, 20 दिन में कर सकते थे, दिन में कर सकते थे। आप 10 साल कर रहे हो तो ये रीजनेबल टाइम नहीं माना जाता। तो वो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं किया, महीने में करिए 3 महीने में करिए, ये ट्रांजेक्शन पे छोड़ दिया कि आप ट्रांजेक्शन क्या डिमांड करता है वो टाइम पीरियड ही सही होगा। और ज्यादातर केसेस की अगर टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है तो टाइम पीरियड ही ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एक्सेप्ट मस्ट बी अनकंडीशनल। एक्चुअली देखिए, अब यहां पर जैसे ही कंडीशन आ जाती है, जैसे ही एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन आ जाती है, मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही एक्सेप्टेंस आपने ओरिजिनल ऑफर के अंदर कुछ भी चेंजेस कर दिए तो वो कन्वर्ट हो जाता है काउंटर प्रपोजल में। क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रपोजल, आप की 3 ही चीजें कर सकते हो। प्रपोजल अगर आपको दिया जाता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करके प्रॉमिस बना सकते हो, या प्रपोजल को रिजेक्ट कर, और या आप प्रपोजल के चेंजेस कर सकते हो। जब प्रपोजल की टर्म्स में चेंजेस किया जाता है तो वो बन जाता है काउंटर प्रपोजल। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस करें तो एक्सेप्टेंस बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए। जैसा मिरर इमेज रूल में लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस और प्रपोजल एक दूसरे की मिरर इमेज है। और यही सेम चीज मैं आपको बताऊं, जो यही सेम टू सेम चीज आपके सेक्शन 7 के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं आप 7 का जो मैंने भी आपको सब बताया था, अगर हम सेक्शन 7 का पहला क्लॉज देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 7 का पहला क्लॉज क्या कहता है, बी एब्सोल्यूट क्वालिफाइड। तो इन वर्ड्स का मीनिंग लिख सकते हैं। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है विदाउट कंडीशन। आप ये लिख लीजिए चाहें तो, कि क्वालिफाइड का मतलब है वो होता है विदाउट कंडीशन, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है एज इट इज। जैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा प्रपोजल है, ऐसा ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें एब्सोल्यूट का जो मतलब होता है वो तो होता है एज इट इज, और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है बिना कंडीशन के। यहाँ पर वर्ड यू है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, तभी वो एक्सेप्टेंस बनेगी। मैंने आपको बताया अगर आपने एक्सेप्टेंस देते हुए कुछ जिस कर दिए तो वो एक्सेप्ट नहीं रहती, वो बन जाता है काउंटर प्रपोजल। अब सामने वाला आप जो व्यक्ति होगा जिसको आपने काउंटर प्रपोजल दिया है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। जो आप इनिशियली कर रहे थे अब एक्सेप्टेंस वो सामने वाला व्यक्ति करेगा। इसलिए एक्सेप्टेंस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब जैसी है एज इट इज आप एक्सेप्ट करो। सेकंड, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी कंडीशन होता है, जब कंडीशन अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरा, अगर एक्सेप्टेंस का मैनर आपको प्रिस्क्राइब किया है तो एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होगी, ना कि किसी और मैनर में होगी। अगर और मैनर में होती है तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी को बताएगा कि आप इस मैनर में हमें एक्सेप्टेंस दो, लेकिन स्टिल अगर प्रॉमिसी नहीं बताता है, प्रॉमिसर उस अर्लियर मैनर पे ही एक्सेप्टेंस को मान लेता है। सेक्शन 7 आपको क्लियर हो गया? यस सर। यस। डाउट नहीं है? चलिए नो सर। अब हम फटाफट वापस अपने पीपीटी की तरफ आते हैं।
अब आपका 7 भी हो गया। ठीक है, आगे हम देखें। आगे आता है हमारा एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय एनी पर्सन ऑफ जनरल ऑफर। को ध्यान हो, मैंने आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का जो केस बताया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम जनरल ऑफर देते हैं, मतलब पब्लिक एट लार्ज के अंदर देते हैं, तो उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अगर हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन ये चीज लिखी हुई है कि signifies when a person to whom proposal is made twice। यहां पर तो लिखा है कि जिसको प्रपोजल दिया गया है वो ही असेंट देगा, लेकिन जहां जनरल ऑफर का मैटर आता है, जब की डेफिनेशन का एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरल ऑफर ये बोलता है कि एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है जब मैंने वो ऑफर पब्लिक एट लार्ज में दिया। तो अगर आप पूछिए कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में तो ये चीज लिखी हुई है कि आपको ऑफर हमेशा वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने प्रपोजल दिया है। लेकिन इसका क्या कोई एक्सेप्शन है? तो आप कहेंगे हाँ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस में ये बात कही गई थी कि एक्सेप्टेंस कोई दे सकता है जब वो ऑफर जनरल ऑफर का नेचर का होता है। ठीक है, ये चीज हमको वैसे पहले से हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही जनरल, तो इसका क्या होता है? जनरल ऑफर का अपोजिट होता है स्पेसिफिक ऑफर, जो मैंने आपको इनिशियली होता है जब किसी हम को ही देते। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं एक ऑफर निकालता हूं कि ए ऑफर निकालता है कि वो अपना मकान को सेल करना चाहता है, लेकिन वो अपना मकान केवल जोधपुर के रेजिडेंट, अपना मकान एक पर्टिकुलर कॉलोनी के लोग हैं उन्हीं की को सेल करेगा। तो यहां मैंने मेरे ऑफर को स्पेसिफाई कर दिया। देखिए, मैंने 3 तरीके से ऑफर होते हैं, अगर मैं पूरा कंसोलिडेट करके बताऊं। पहला ऑफर तो होता है डायरेक्ट पर्सन को, जहां ए बी को देता है। दूसरा ऑफर होता है जहां एट लार्ज को देता है, जो कहलाता है जनरल ऑफर। और तीसरा ऑफर होता है ए, जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है तो वो कहलाता है स्पेसिफिक ऑफर। आप ये तीनों के ऑफर को ध्यान, इंपॉर्टेंट, ये 3 ही तरीके से ऑफर हो सकता है, इसके अलावा चौथे तरीके का ऑफर नहीं हो सकता। या तो पूरे वर्ड को होगा जनरल ऑफर, या पर्टिकुलर ग्रुप होगा जो कि स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा, और अगर डायरेक्ट पर्सन को है तो वो नॉर्मल ऑफर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख तो हम सामने आ कि एक्सेप्टेंस देने का तरीका ये भी है कि मैं कंडीशन परफॉर्म कर सकता हूं या मैं कंसीडरेशन को कर सकता हूं। अब कंसीडरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है? देखिए, कंसीडरेशन के बारे में हमने ये पढ़ा है, कंसीडरेशन के बारे में हम पढ़ा है जो भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जब मैं किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जो भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो कंसीडर। अब क्या हुआ, ए ने बी को ये ऑफर दिया, जैसे कि आप मेरी मकान को परचेज करना, कि आप मेरे मकान को परचेज करना चाहते हो, और आपको एक्सेप्टेंस देने के 2 तरीके हैं। ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मकान 50 लाख के अंदर, तो बी को इसने 2 तरीके से बोला कि आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। क्या तो मैं जो आप मेरे मकान की चाबी मेरे से और मुझे तो इन्होंने क्या किया, कंडीशन क्या थी इसके अंदर कि 1 लाख रुपए दो और चाबी ले लो, या तो ये कर लो, और या आप कंसिडरेशन क्या रखी गई, ए ने बी को ये बोला कि आप मेरे से मकान की चाबी लो और मुझे 1 लाख रुपए दो। तो यहाँ उस बी का ए के मकान की चाबी को पकड़ना इज एक्सेप्टेंस कि मैंने ए का मकान 1 लाख के अंदर परचेज कर लिया। और कंडीशन परफॉर्म करने में क्या बोला, ए ने बी को ये बोला कि अगर आप मेरा मकान परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको मकान अपना सेल कर दूंगा, आपको ये बदले में आपको पहले अपना मकान मेरे नाम करना पड़ेगा। आप पहले अपना मकान जब मेरे नाम पे तो आपके नाम करूंगा। तो यहां पर कंडीशन क्या आ गई कि पहले बी का मकान ए के पास आएगा, पहले बी का मकान ए के पास आएगा, फिर ए का मकान पहले बी का मकान ए के पास आएगा, फिर ए का मकान बी के पास जाएगा। तो जैसे बी का मकान ए के पास चला जाता है तो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस शो कर दी कंडीशन को एक्सेप्ट करके। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ,
तो एक्सेप्टेंस देने के हमने दो तरीका, तो मैं कंसिडरेशन ए और बी का जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहां ए ने बी को ये बोला कि मैं अपना मकान आपको 1 लाख के अंदर सेल करने, और अगर आप ये मकान परचेज करना चाहते हैं और आप परचेज करने के एक्सेप्टेंस अगर देना है आपको ऑफ प्रपोजल का, तो आप इसे दे सकते हैं। क्या तो आप कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करें। अब इस यहाँ पर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में बी के लिए कंसिडर ए का मकान और कंसिडरेशन है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो बी ए को ट्रांसफर करेगा। तो बी का ए के मकान की चाबी पकड़ना शोज कि उसने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका और क्या अपनी एक्सेप्टेंस शो करने का, कि अगर एक कंडीशन लगाई थी कि आप ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तो ही मैं मानूंगा कि ये आपने एक्सेप्टेंस दी है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती तो भी एक्सेप्टेंस हो सकती। वो कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे ए ने बी को ये बोला कि मैं अपना मकान आपको सेल कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको अपना मकान पे करना पड़ेगा और या आपको अपनी गाड़ी मेरे नाम पे करनी पड़ेगी। अब बी का एक्सेप्टेंस का क्या तरीका है कि उसको सबसे पहले को अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी। अब अगर बी कुछ नहीं कहता है और सीधा गाड़ी के कागजात ए के नाम पे करके ए के पास गाड़ी और कागज भिजवा देता है, इट्स कि सर ए ने वॉइस ब्रेक हो रही ए है सर के आपकी। प्रपोज। अब आवाज आ रही है मेरी साफ शिवम? सर आपकी हेलो, वॉइस किसी और को भी आवाज की दिक्कत आ रही है? नहीं, क्लियर है सर। शिवम, शिवम थोड़ा सा आपका नेटवर्क में कोई दिक्कत लग रही है मुझे, एक बार चेक कर लो। कुछ साफ हुई शिवम? अब यस सर क्लियर। शिवम अब साफ हुई? यस सर क्लियर है। क्लियर है, चलो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर ने बी को बोला कि मैं अपना मकान आपको 1 लाख के अंदर सेल करने को रेडी हूं, आप मेरा मकान परचेज कर लो, तो बी एक्सेप्टेंस दो ही दे सकता है। तो वो ए के मकान की चाबी को पकड़ ले, तो उसने कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ए और बी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था इसमें बी के लिए कंसिडर क्या थी, बी के लिए कंसिडरेशन थी ए का मकान। तो मकान की चाबी पकड़ना, मैंने आपको क्या बताया था, पोजेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन और एक होता है पोजेशन। ये मैंने दो तरीके पोजेशन आपको बताए थे। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या किया, उसने मकान की चाबी को पकड़ लिया। मकान की चाबी को पकड़ लिया मतलब उसने मकान अपने लिया, उसका मकान मतलब बी अब ए के मकान का मालिक हो गया। तो बी का ए के मकान की चाबी को पकड़ना शोज के बी ने प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। वही ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर ए ने कोई कंडीशन लगा रखी थी बी पर कि अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो पहले आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अगर वो कंडीशन ये थी कि ए ने बी को ये बोला, अगर आप मेरे मकान करना चाहते हो 1 लाख के अंदर, तो पहले आपको अपनी गाड़ी मेरे नाम पे करनी पड़ेगी, आपको अपनी गाड़ी मेरे नाम पे करनी पड़ेगी। तो अगर बी ए को पे कर देता है, ए को वो गाड़ी दे देता है, तो ये ए के प्रपोजल की एक्सेप्टेंस करी है बी ने। तो एक्सेप्टेंस का दो ही तरीके से, कोई कंडीशन अगर उसके अंदर है, आपने कंडीशन फुलफिल कर दी क्या तो वो, और या जो कंसिडरेशन थी कंसिडरेशन आपने एक्सेप्ट कर ली, के अलावा आपकी एक्सेप्टेंस का और कोई देने का तरीका नहीं होता है जनरली। ठीक है, मतलब अब मैं कहूं कि आप अपनी एक्सेप्टेंस इस मोड के थ्रू भी दे, आप बोलने की बजाय सीधा आपने कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर ली, आपने मकान की चाबी ले ली, मतलब आपने इस बात की श्योरिटी दे दी कि मैं आपको इस मकान का 1 लाख से 10 लाख रुपए। वहीं आप मकान अपनी गाड़ी अगर ए के नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो आपने इस चीज का प्रपोजल का एक्सेप्टेंस दे दिया कि मैं ए का मकान परचेज रेडी हूं। पॉइंट आपको क्लियर हुए? यस सर। ठीक है, अब ये बात लिखी हुई कहां पर है, हम वो भी साथ देखकर चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सेक्शन 8 के अंदर लिखी हुई। अब हम सेक्शन 8 को एक बार फटाफट देख लेते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है, देखिए 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल
or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal and acceptance to the proposal. अभी आप reciprocal promise में मत जाना, अभी आप सिंपल सी चीज समझना कि it is a simple promise. रेसिप्रोकल प्रॉमिस मैंने आपको बताया कि जब दो प्रॉमिस है कि तुम मुझे गाड़ी बेचोगे तो ही मैं तुम्हें गाड़ी का पैसा दूंगा, तो दोनों के आपस में एक दूसरे के जब दोनों तरफ से प्रोमिसेस होते हैं तो वो कहलाया जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तरीके का एग्रीमेंट का ही एक टाइप होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अभी हम उस पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस में नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल ये समझ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस देने के हमारे के हैं, कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर दूं और या जो भी कंडीशन उसके अंदर गिवन है मैं कंडीशन परफॉर्म कर दूं, या तो मैं गाड़ी सामने वाले के नाम पे और क्या मैं मकान से अपने पास ले लूं। दोनों ही केसेस में माना जाएगा कि मैंने सामने वाले को उसके प्रपोजल के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस। आपको ध्यान रखिएगा सेक्शन 8 के अंदर है ये बात, और जो मैंने एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट वाली बात बताई थी वो सेक्शन 7 के अंदर। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? शुभांकर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। रेणुका? क्लियर है सर। क्लियर है जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे, ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब मैंने आपका जब हमने ये पढ़ लिया परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंडीशन और एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, इसके बाद आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ बता, कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो मैंने आपको वर्ड क्या बताया था कम्युनिकेट के लिए वर्ड मैंने आपको बताया था सिग्निफाई। आपने प्रोमिसी ने अपनी असेंट जब तक सामने वाले को प्रोमिसर को सिग्निफाई नहीं करी है, कम्युनिकेट नहीं करी है, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। एक्चुअली मैं बताऊं, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, और अगर मैं गलत तो ये अराउंड 1913 का ये केस था, 1930 का केस था, इंडियन केस था। एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, ध्यान से सुनिए। गौरी दत्त नाम का एक व्यक्ति था, गौरी दत्त का नेफ्यू खो गया था, तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे घर के जो वर्कर्स थे बोला कि तुम इसको ढूंढ के नदी से चलो। तो वो सारे जो वर्कर्स थे उनमें से एक जो वर्कर था उसका नाम था लालमन शुक्ला, वो उस नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकला। जब वो निकल गया, उसके पीछे से गौरी दत्त ने एक ऑफर पब्लिक में निकाला कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, जो भी मेरे नेट के लाएगा, 501 रुपए का इनाम दूंगा। अब 1913 में 500 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, लेकिन हुआ ये कि ऑफर के बारे में लालमन शुक्ला को नहीं पता चला, और लालमन शुक्ला उस नेफ्यू को ढूंढ के ले आया। उसके थोड़े समय बाद लालमन गौरी दत्त के खिलाफ केस और बोला ये कि तुमने जो 501 रुपए का इनाम घोषित किया था, जो भी तुम्हारे नेफ्यू को लेकर आएगा वो मैं लेकर आया हूं, तो इस सिचुएशन में 501 रुपए का हकदार हूं, तो आप मुझे 501 रुपए दो। गौरी दत्त ने मना कर दिया कि मैं पैसा आपको नहीं दूंगा, मुकदमा फाइल हो गया। प्रश्न ये उठा, इसके अंदर दो प्रश्न उठे। पहला प्रश्न तो ये उठा कि क्या गौरी दत्त लालमन शुक्ला को पैसा दे, क्या उसका पैसा लेने का लालमन शुक्ला का पैसा लेने का अधिकार है। दूसरा, अगर अधिकार है तो जो लालमन जो गौरी ने ऑफर दिया तो 1 रुपए का, उसको लालमन शुक्ला ने कब एक्सेप्ट किया, ये क्या उसने एक्सेप्ट किया था, ये दो प्रश्न उठ गए। कोर्ट में जब डन हुआ तो कोर्ट में ये बात आई कि सबसे पहले हमने 2A और 2B को पढ़ा। 2A के अंदर क्लियर कट है कि आपने अपना ऑफर कम्युनिकेट जरूरी था, तो उसका जो पहला ऑफर, यहाँ पे दो ऑफर्स थे। पहला ऑफर था कि मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, ये जनरल उसने ऑफर दिया, और लालमन शुक्ला ने उसको एक्सेप्ट करके को ढूंढने चला गया। अब इसके बाद दूसरा ऑफर दिया गया गौरी दत्त के द्वारा कि मेरे बच्चे को जो ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपए का इनाम। अब इंपॉर्टेंट है कि ऑफर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफर प्रोमिसी को या प्रपोजल प्रोमिसी को कम्युनिकेट होना जरूरी। सेकंड वाला जो था उसके बारे में प्रोमिसी को कब पता चला कि जब वो बच्चे को ढूंढ के ले आया था, मतलब जब ट्रांजैक्शन पहले कंप्लीट हुआ था तो ऑफर के बारे में पता चला।
अगर लालमन शुक्ला को बच्चे को जब वो ढूंढ रहा था, नेफ्यू को ढूंढ रहा था, तब इस बारे में पता चल जाए कि हाँ ये 500 रुपए का इनाम निकला है जो उस बच्चे को ढूंढ के लाया था, उस केस में लालमन शुक्ला उस बच्चे को ढूंढना से क्या, उस बच्चे को ढूंढ के लाने से उसने 500 रुपए का जो जनरल ऑफर निकला था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया उस बच्चे को ढूंढ लाकर। एक्सेप्टेंस कैसे शो करी? लालमन शुक्ला ने अपनी एक्सेप्टेंस शो करी उस नेफ्यू को ढूंढ के लाने की। हमने सेक्शन में क्या पढ़ा? सेक्शन में पढ़ा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस दो तरीके से शो कर सकते हो, पहले कंडीशन को फुलफिल करके, दूसरा कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करके। यहां पर इसने कंडीशन क्या करी कि वो उस भतीजे को ढूंढ के ले आया। ये होता तब जब लालमन शुक्ला को गौरी दत्त ऑफर के बारे में होती, लेकिन लालमन शुक्ला को गौरी दत्त के ऑफर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और वो उसको जस्ट ढूंढ के ले आया पहले ऑफर के अकॉर्डिंगली, बच्चे को ढूंढ के लाना है। तो कोर्ट ने इसके अंदर ये बोला कि जब एक प्रॉपर प्रपोजल बना ही नहीं, प्रपोजल सामने वाले के कानों तक पहुंचा ही, तब प्रपोजल की कंडीशन को एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी वो एक तरीके से प्रपोजल वैलिड प्रपोजल नहीं माना, क्योंकि प्रपोजल की नॉलेज, उसने कंडीशन फुलफिल करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंडीशन के साथ साथ आपको प्रपोजल की नॉलेज होनी भी तो जरूरी है। आप प्रपोजल की नॉलेज नहीं थी, आप फुलफिल करके ले आए और कंडीशन फुलफिल करने के बारे में भी आपको नहीं पता था, आपको तो ये पता था कि बच्चे को ढूंढ के लाना है, और आपकी नॉलेज की, आपकी बिना नॉलेज कोई ऑफर हुआ और वो आपने एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन आपने उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी, आपको लॉ एंटाइटल है क्या ऑफर के अगेंस्ट में 501 रुपए को क्लेम कर सकें। अब बताइए क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला? बताइए। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. किसी को भी इंपॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का 1913 का, आप चाहे तो लिख सकते हैं। मैम आपको क्लियर हुआ केस? तो कोई डाउट नहीं है। तो Yes. यहां पर जरूरी क्या है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना। अब यहां पर ऑफर ही जब कम्युनिकेट नहीं, सेकंड वाले ऑफर की बात मैं कर रहा हूं, जब सेकंड वाला ऑफर लालमन शुक्ला को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था तो वो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे दे देता? पहले ऑफर तो होता, ऑफर तो एक्सेप्टेंस होगी, यहां तो उसको नॉलेज ही नहीं थी कि कुछ दूसरा ऑफर भी निकल चुका है। तो ऐसे केस में गौरी दत्त से लालमन शुक्ला उस 500 रुपए लेने एंटाइटल नहीं। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सेकंड आता है जो मैं आपको बता रहा था कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम साइलेंस। जो बीच में आयुषी ने पूछा था, शायद विशाखा ने क्वेश्चन, कि साइलेंस एक्स को शो करता है, तो अगर साइलेंस को एक्सेप्टेंस का मोड बना एक्सेप्टेंस, उस केस के अंदर साइलेंस एक्सेप्टेंस का रोल प्ले कर सकता है, अदरवाइज मेयर साइलेंस विल नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। चीज मेंटल एक्सेप्टेंस का मतलब कुछ नहीं होता है। आज अगर ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि आप क्या मेरा करेंगे 10,000 के अंदर, और बी ने मन ही मन सोच लिया हाँ मैं ए का ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, तो ए को बी का प्रपोजल तो मिला है, क्योंकि ए का जो एक्ट को करने की उसकी इंटेंशन थी, जो बी से वो एक्ट करवाना चाहता था कि वो मेरी बाइक परचेज करे, वो बी को कम्युनिकेट। सवाल है कि बी अपनी एक्सेप्टेंस तो ए को दे, लेकिन वो एक्सेप्टेंस वो अपने दिमाग में रख के बैठा हुआ है कि जी मैंने मन ही मन सोच तो लिया था मैं ए से उसे दे दूंगा। तो कहता है नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस को क्या करें? ये जो वर्ड सिग्निफाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर सिग्निफाई मनी मन में तो नहीं हो सकता, आपको शब्दों से करना पड़ेगा, या तो से करो या आप अपने कंडक्ट से करो, दोनों में से एक तरीके से आपको करना पड़ेगा। या तो आप हाथ के इशारे से करो, या आप लिखित में करो, या आप तो रिटर्न या बाय कोई अदर देन ओरल और रिटर्न वे के अंदर आप करो। आपको अपनी इंटेंशन उसको कम्युनिकेट तो करनी पड़ेगी ना, कि मैं आपका बाइक परचेज करने को दूं,
तो लॉ भी ये है कि मेयर साइलेंस रहना और मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए एक एक शब्द पे आप, ये शब्द कहाँ का इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टाइम पे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लालमन शुक्ला वाली आई थी, मस्ट नॉट प्रेसिडेंट टू द ऑफर। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आएगी और सबसे पहले प्रपोजल आएगा और बाद ही होगी, कभी भी पहले एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये ध्यान रखना। मतलब ए ने अगर बी को जाके ये बोला कि मैं तुम्हारी कार परचेज करने को रेडी और तुम जो मांग दोगे मैं मानने को रेडी हूं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर पहले ऑफर होगा, बी ऑफर देगा और ऑफर देने के बाद ए उस स्टेप जाएगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि सबसे पहले प्रपोजल होगा और जब प्रपोजल ही नहीं है तो मैं एक्सेप्टेंस कैसे शो कर दूंगा? जब प्रपोजल ही है तो मैं एक्सेप्टेंस क्या कर दूंगा? क्योंकि 2A को अगर आप 2B को अगर आप देखते हो, 2B के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2B के अंदर लिखा है व्हेन अ पर्सन प्रपोजल, तो कोई पर्सन है ही नहीं। अगर मैं ये मान के चलूं कि जी प्रपोजल से पहले एक्सेप्टेंस हो जाए, प्रपोजल से पहले एक्सेप्टेंस हो जाए सिचुएशन में, तो टेंस की डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि सबसे पहले तो प्रपोजल होगा और जिसको प्रपोजल दिया गया है वो एक्सेप्टेंस देगा। ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट भी पहले नहीं होगी, पहले प्रपोजल होगा, प्रपोजल के बाद ही एक्सेप्टेंस होगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? बताइए मुझे। सर क्लियर है। हाँ बताओ शुभांकर, बताओ। सर एट द टाइम ऑफ जनरल ऑफर हम एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बहुत अच्छी चीज आपने पूछी शुभांकर। एट द टाइम ऑफ जनरल ऑफर मैंने आपको ध्यान हो, मैंने उसमें भी बताया था आपको, कार्लिन वर्सेस स्मोकवॉल। जनरल ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट मैं या तो कंडीशन परफॉर्म करके कर सकता हूं, उसमें तो मैं कंडीशन करनी पड़ेगी। कार्बोलिक स्मोकवॉल केस में कंडीशन क्या थी कि आपको वो मेडिसिन लेनी और मेडिसिन परचेज करनी। वो मेडिसिन लेना और मेडिसिन करना कि उनका जो ऑफर था कि इस मेडिसिन से आपको इन्फ्लुएंजा कॉज नहीं होगा, वो कंडीशन थी उनकी। कंडीशन इनको परचेज करके खा ली तो मैंने अपनी एक्सेप्टेंस उनके ऑफर के रिगार्डिंग दे दी। कुछ भी अगर कंडीशन लगाई गई है किसी भी ऑफर में जहां का के वहां पे उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर दिया या कंडीशन को परफॉर्म कर दिया, मैं कंडीशन परफॉर्म करना शब्द ज्यादा बेटर होगा, अगर कंडीशन मैंने परफॉर्म दी तो मान लिया आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। होता है कि ऊपर एक आदमी एक हैमर लेके खड़ा हुआ होता है और नीचे लोग बिडिंग करते हैं। अब ऐसे केस में एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट जाता है, थ्रू लोगों को बुलाया जाता है कि आप इसके ऊपर बिडिंग करें। अब जब लोग वहां पर ऑफर दे रहे हैं तो अब उस ऑफर को एक्सने का क्या, बिडर के पास जो कि वहां पर ऑक्शन करवा रहा है उसके पास जो वो अमाउंट बोल रहे हैं, तो देखा जाए तो ऑक्शन, मैंने आपको क्या, ऑक्शन इज अ टाइप ऑफ टू ऑफर। और जो लोग वहां पे खड़े होके जो अपनी बिडिंग लगाते हैं, बिड्स लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ऑफर्स देते हैं कि मैं इस एक्स कल का मैं 3 लाख रुपया दूंगा, मैं 5 लाख रुपया दूंगा। तो ये एक तरीके का जनरल ऑफर तो दिया जा रहा है कि पब्लिक, सारी पब्लिक ऑफर दे रही है कि खरीदने को रेडी हूं, मैं इतने में रेडी हूं। तो अब क्या होता है कि जो वो ऊपर बिडर खड़ा हुआ है वो हैमर को फॉल करता है, वो हैमर को फॉल करके तो वो हैमर को एक्सेप्टेंस ले लेता है कि हाँ 5 लाख रुपए का जिसने भी बोला है और उसके बाद मैंने हैमर अगर फॉल किया है, मैंने हैमर मारा है, तो अब एक्सेप्ट की हो गई है और अब वो उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए में हम उसको सेल आउट करते हैं। तो जनरल ऑफर के अंदर कोई भी अगर कंडीशन आती है और परफॉर्म कर दिया तो आपने उस जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस को दे दिया है। अब क्लियर हुआ शुभांकर? शुभांकर क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो तो और बताइए, अगर कोई चीज ना आपकी समझ में आई हो। ठीक है, तो हम ये हमारा, अब हम फटाफट कंसिडरेशन पे आते हैं। देखिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन को हम समझ चुके हैं, डिटेल के अंदर हमने पढ़ लिया कि कंसिडरेशन 3 में पास्ट में, प्रेजेंट में भी चलती है, फ्यूचर में भी चलती है। फ्यूचर कंसिडरेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंश्योरेंस।
पास्ट कंसिडरेशन में अगर आपने पास्ट में की करी थी और आपको लगता है कि मुझे इसको रिटर्न करना चाहिए, तो वो पास्ट कंसिडरेशन का काम भी हो सकता है कि एक पार्टी को तो कंसिडरेशन बहुत पहले मिल चुकी है और एक अब उस कंसिडरेशन है, और एक होती है प्रेजेंट कंसिडरेशन जब दोनों पार्टीज आमने सामने होती हैं। और कंसिडरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन या हो सकती है, काम करने पे कंसिडरेशन हो सकती है, या कोई काम ना करने के लिए कंसिडरेशन हो सकती है, और या अगर कोई प्रॉमिस किया जाता है तो वो भी कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर? कंसिडरेशन बारे में हम डिटेल में समझ चुके हैं, तो हम इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। अब कंसिडरेशन में किसको डाउट है मुझे बताइए, नई कंसेप्ट समझ डेफिनेशन के हिसाब से मुझे क्लियर है बताइए सर। अभी आप। क्लियर है ना? हाँ, तो मैं इस पे हमारा टाइम जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट, व्हेन अ पार्टी promises to do something he must get something. Why should I consider your offer? Why should I consider your, ये जो something in return आपके ऑफर में एक्सेप्ट करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये जो फायदे वाली बात है यही कंसिडरेशन कहलाती है। दिस इज कंसिडरेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, रूल्स कल करते हैं, आज गए हैं। मैं बस एक रूल, दो रूल फटाफट हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएंगे ये। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रोमिसर बताएगा, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर बताएगा। कैसे प्रोमिसर बताएगा? ए ने बी को ये मुझे ये चिप्स का पैकेट परचेज करना है और इसकी वैल्यू 10 रुपए है, तो आप ये 10 रुपए रखिए। अब क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही, उस चिप्स के पैकेट की 10 रुपए की ही वैल्यू, लेकिन प्रॉमिस ही क्या बोलता है कि ये 10 रुपए मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं 10 रुपए 5 सिक्के में लूंगा, 10 रुपए मैं 2 के सिक्के में लूंगा। तो क्या किया उसने? कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी, उसने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी। तो अब इस केस में प्रॉमिस हो गया, शॉपकीपर हो गया, क्योंकि प्रॉमिसर बता रहा है कि कंसिडरेशन का वे क्या होगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रॉमिसर ही करेगा कि कंसिडरेशन क्या वे होगा, और वो उसकी डिजायर पे मूव करेगी। वो जो कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन जो भी डिसाइड करेगा वो सर होगा। आप कभी भी देख, ए और बी के केस में अगर ए ने बी को ये बोला कि मैं आपकी बिल्डिंग 10 लाख में परचेज करने को रेडी हूं, क्या आप ये 10 लाख बिल्डिंग करते हैं? बी बोलता है नहीं सेल करना चाहता, मैं तो वाई बिल्डिंग को सेल करूंगा 10,000 में, 10 लाख में। तो अब क्या हो गया कि जो पहले एकर था वो प्रॉमिसी, और बी जो प्रॉमिसी था वो बन जाएगा प्रॉमिसर, क्योंकि अब कंसिडरेशन, दोनों पार्टी की जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसर ही डिसाइड करता है। इस बारे में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसिडरेशन जो कंसेप्ट है, कंसिडरेशन प्रॉमिसर डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑफर में इंक्लूडेड होती है वो बात। समझ में आया आपको पहला पॉइंट? आप खुद से भी ये एग्जांपल एक बार करके देखना कि आप अगर शॉपकीपर के पास जाते हैं और शॉपकीपर को आप जाके ये बोलते हैं कि मैं पर्टिकुलर, जैसे मैं बोलूँ ये चावल जैसे हैं ये 3 किलो मैं 100 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, 100 रुपए लो और मुझे ये चावल दे दो। तो नहीं, चावल 100 रुपए नहीं, 150 रुपए के चावल है, ये 150 रुपए के चावल है। तो क्या हुआ, प्रॉमिसर जो पहले मैं था अब वो शॉपकीपर बन गया, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट देखिए, ए और बी के केस में इसमें कंसिडरेशन क्या है? मेरे और शॉपकीपर के केस में मेरे लिए कंसिडरेशन है चावल और शॉपकीपर है, लेकिन शॉपकीपर ने मेरे ऑफर के अंदर अल्टरेशन करके बोला कि मैं ये चावल 110 रुपए में दूंगा। तो अब कंसिडरेशन में चावल 10 दोनों के दोनों शॉपकीपर के थ्रू आ रहे हैं, और ये जो कंसिडरेशन होगी उस कंसिडरेशन को फुलफिल कौन करेगा? कंसिडरेशन तो प्रॉपर्टी डिजाइन उसको फुलफिल कौन करेगा? उसका जवाब है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये दोनों उस कंसिडरेशन को फुलफिल करेंगे। कंसिडरेशन मैंने दे दिए, अब आपको मुझे वापस चावल देने हैं ना, तो प्रॉमिसी के ऊपर ये कंसिडरेशन लगाई जाती है, और फिर प्रॉमिसी जो भी प्रॉमिसर के अकॉर्डिंग प्रॉमिसी करना। इस दो कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, 1 और 2 में बताइए। नो सर, क्लियर है। हेलो,
ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम, क्योंकि मैं आपका देखो बेस तो क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं धीरे धीरे उस बेस के ऊपर आपकी एक प्रॉपर ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ये क्वेश्चन को आप खुद भी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लस पॉइंट क्या है, इवन लॉ में भी क्या प्लस पॉइंट है, इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ सकते हो। आज आप अमेजन पे भी अगर ऑर्डर कर रहे हैं, आज चलिए मैं ए और बी का एग्जांपल लेता हूँ, अमेजन का एग्जांपल लेते हैं, हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हैं, कुछ भी हम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक परचेज करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत आर्टिकल्स की प्राइस लिखी हुई होती है। तो क्या लिखा हुआ होता है उसके अंदर कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप परचेज करना, उस लैपटॉप की 1000 रुपए है, तो अगर आप 30,000 में उसको परचेज करते हो, अगर आप 30,000 पे परचेज करते हो, तो इसके अंदर आप मुझे बताओ कि ऑफर प्रॉमिसर कौन है। से मैं कोई आर्टिकल परचेज कर रहा हूं, तो इसके अंदर प्रॉमिसर कौन और प्रॉमिसी कौन है, बताइए। हेलो आयुषी, रेणुका मैम, शुभांकर। Amazon होगा because it is already floating its rates. हम उसको ठीक है, acceptance देते हैं सर प्रॉमिसी ठीक है, कि हमें हम होंगे। समझ गई, मैं समझ गया मैम, समझ गया मैं। आयुषी बताओ, हाँ आयुषी। सर, तो वो होगा अमेजन वाले प्रॉमिसी हम लोग होंगे। ठीक है, गॉट इट। विशाखा। सर उल्टा प्रॉमिसर हम हो, नहीं हाँ प्रॉमिसर हम कैसे होंगे सर, कैसे 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 जल्दी क्योंकि बताओ। सर इनविटेशन ऑफ ऑफर है ना। विशाखा, अब तुम्हें इनविटेशन टू ऑफर तो 110% क्लियर हो गया। इस एग्जांपल का तुमने आंसर देके ये चीज बता दी है। इट इज अ इनविटेशन टू ऑफर, आप इनवाइट कर रहे हैं कि हम 25,000, मैंने आपको प्राइस टैग में क्या एग्जांपल दिया था, और मैंने आपको स्वीट शॉप में जो अमाउंट्स लिखे होते हैं उसमें क्या एग्जांपल। अब स्वीट्स अपनी मिठाई के आगे रखता है, इसने आपके मोबाइल के सामने वो प्राइस रख दिया, प्राइस तो रखा ना। अब आपने क्या किया, आपने वो आर्टिकल अपनी अंदर डाला, आर्टिकल के रिगार्डिंग आपने प्राइस पे की। आप कभी भी देखेंगे तो जब भी आप अमेजन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर जवाब है कि सेलर के पास अभी नहीं है, या ये ऑर्डर सेलर एक्सेप्ट करता। आप कभी मेल के ऊपर चेक करिएगा, आपको हमेशा ये जवाब मिले, कंफर्म हो गया है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं उस चीज को परचेज कर रहा हूं तो कंफर्म तो मैं करूंगा ना, वो कैसे कंफर्म कर देगा। मुझे ऑफर दिया है तो उस ऑफर को कंफर्म तो मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर चीज उल्टी होती है कि मैं, वो मुझे इनविटेशन टू ऑफर देता है, और ऑफर को वो एक्सेप्ट करके मुझे एक ईमेल भेजता है कि आपका जो आर्टिकल है वो हमारे स्टॉक में है, और हम आपके परचेज। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डे टू डे देखते हैं, लेकिन कभी आपके दिमाग में आई नहीं होगी कि ये इनविटेशन टू ऑफर में आप एंटर हो रहे हो। तो ये ध्यान रखें। चलिए, आपको इनविटेशन टू ऑफर अब समझ में आ गया, मुझे क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, आप, मैंने आपको प्राइस टैग के एग्जांपल दिए हैं, या मैंने आपको स्वीट शॉप का दिया था, या मैंने ऑफर दिया था, आप इसमें खुद देखिए कि आप जब ट्रांजैक्शन में उस अमाउंट को, जब आप उस आर्टिकल को अपने कार्ट में डालकर काटते हैं, तो क्यों आपको अमेजन कंफर्मेशन का मैसेज भेजता है। और कई बार ऐसा क्यों होता है कि वहां पे लिखा आ जाता है कि आपके ये सेलर के पास से आर्टिकल नहीं है, क्योंकि आपने उसको ऑफर दिया था कि मैं 25,000 में इस लैपटॉप को परचेज करने को रेडी हूं, मैं 25 लैपटॉप रेडी हूं, लेकिन वो कहता मेरे पास नहीं है ये। क्योंकि जैसे ही आपने अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, फिर और अपने बाउंड है, फिर ऑफर अपने एक्सेप्टेंस से मना नहीं कर सकता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 3 के उसमें हम पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे कंसेप्ट बता। अगर एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तब दोनों प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, उन दोनों अपने ऑफर एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाते हैं। इसको और पढ़ेंगे डिटेल में। आप एक बार आज थोड़ा सा कंसिडरेशन वाला जो पार्ट है इसको पढ़िएगा, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को पढ़िए, और एक बार डेफिनेशन दिन रिवाइज करते रहिए। ये डेफिनेशंस अगर आपकी क्लियर हो गई तो अपने को इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है, बताइए।
नो सर। ओके ठीक है मैम, अब क्लियर हो गया जी ना? जी 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 आप चेक करिएगा, आपको मेल आता है। नहीं, आई गॉट द पॉइंट। हाँ वैसे वही बस अभी मैम, वो हाँ या द माइंड हैज टू अलाइन, तो ठीक है, हाँ गुड हाँ हाँ, वो हो जाएगा मैम। में आप धीरे एक से, साथ साथ देखते रहेंगे ना मैम, तो दिक्कत नहीं आएगी मैम। ठीक ठीक है ठीक है ठीक मैम, है जी ठीक मैम। है, ओके शुभांकर, वेलकम मैम। शुभांकर, सर ये कंसेप्ट पहले पता था क्या शुभांकर? सर इनविटेशन टू ऑफर ये वाला आपने बताया। तो ये ऐसे ही है, जो चीज पढ़े हो, पढ़ के तो सब भूल जाओगे, वरना जब इसको बाजन से ऑर्डर करोगे तुम्हारे दिमाग में हमेशा इनविटेशन टू ऑफर आएगा, जब भी ऑर्डर करोगे। ठीक है, चलो। खुशी, रेणुका, यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। यस क्लियर सर। हो गया? वेरी गुड। चलो कल हम कंटिन्यू करते हैं वापस, ठीक है, आगे हम चलें। ओके ओके, सर। यस सर। थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।